हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कैसे होते हैं सॉइल में, यानी कि इन पोषक तत्वों की मिट्टी में पूर्ति कैसे होती है। यू ऑलरेडी नो कि प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो वे हवा से और मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं। सो मेनली जो हवा में है वो तो रिप्लेनिश होते रहते हैं, मेनली वहां से कुछ गैसेज उन्हें चाहिए, बट जो मिट्टी में है जिन्हें कि वे अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेंगे, तो वो मिट्टी में वापस और कैसे बनते हैं, क्योंकि प्लांट्स लेते रहेंगे तो सॉइल में कमी हो जाएगी उन न्यूट्रिएंट्स की। सो हाउ दैट डेफिशिएंसी इज फुलफिल्ड, या उस कमी को कैसे पूरा किया जाता है या करवाया जाता है। एंड मेनली देयर आर 3 न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। हिंदी और इंग्लिश इनमें दोनों में ही इनके नाम सेम है, बिकॉज दीज आर द नेम्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स जिन्हें प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, पौधे अपनी वृद्धि के लिए यूज करते हैं। सो इनकी मेनली जो डेफिशिएंसी है वो कैसे कंप्लीट होती है, कैसे फुलफिल होती है। एंड देयर आर 2 वेज। आपने देखा होगा कि फील्ड में इस तरह से फार्मर्स ये कुछ डाल रहे हैं, मिट्टी में कुछ डाल रहे हैं, ऐसा कभी आपने डायरेक्ट देखा होगा या टेलीविजन पे देखा होगा। तो ये क्या डाल रहे होते हैं, क्या चीज है जो ये मिट्टी में डाल रहे हैं। सो दैट थिंग इज, और आपने एक टर्म और सुना होगा, खाद, जो कि हमारे घरों में भी अगर गमले लगे होते हैं या हमने कुछ प्लांट्स उगाए हैं तो हम उसमें खाद डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, फाइन। लेकिन जहां पर बहुत सारे प्लांट्स एक साथ फार्मर्स उगाते हैं फील्ड्स में, खेतों में, तो उन्हें कुछ और स्पेशल केमिकल्स भी चाहिए होते हैं जिनसे कि प्लांट्स में इन न्यूट्रिएंट्स की फुलफिलमेंट हो जाए और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। सो पहला जो तरीका है इन पोषकों की पुनः पूर्ति करने का, वो है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स ऐड करना। सो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, और हिंदी में हम मैन्योर को कहते हैं खाद और फर्टिलाइजर्स को बोलते हैं उर्वरक। ये दोनों ही चीजें डाली जाती हैं खेतों में पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? खाद का नाम तो हमने सुना है, मैन्योर के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि गोबर से भी खाद बनती है, जो एनिमल डंग होता है ना। लेकिन क्या फर्टिलाइजर्स भी इसी तरह से बन जाते हैं किसी भी एनिमल डंग से? नो, दे आर प्योरली केमिकल्स। केमिकल तो मैन्योर भी हैं, बट ये ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि ये किसी लिविंग बॉडी का कभी ना कभी हिस्सा रहे हैं। जब जैसे हम एनिमल डंग की बात कर रहे हैं, काउ डंग की बात कर रहे हैं, तो वो एक्सक्रीटा है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फाइन, उसका वेस्ट है, उसने अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो सॉइल के लिए अच्छा है, इन न्यूट्रिएंट्स को वो फुलफिल करता है मिट्टी में। एंड सेकेंडली, जैसे पत्तियां नीचे गिर जाती हैं जो डिकम्पोज हो जाती हैं या सड़ गल जाती हैं, पेड़ से अलग हो जाती हैं, या कोई और इंसेक्ट्स हैं या किसी तरह के कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाते हैं, तो वे भी मिट्टी का पार्ट बन जाते हैं एंड दे बिकम और दे एक्ट एज मैन्योर, और खाद उन्हीं से बनाई जाती है। तो मेनली ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो कभी ना कभी लिविंग बॉडी का हिस्सा थी या लिविंग चीजों से ही बनी है। सो हम यहाँ पर जो पहला इनके बीच में डिफरेंस लिखेंगे वो है कि दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और हिंदी में हम इस चीज को लिखेंगे जैविक पदार्थ। कि खाद क्या है? ये जैविक पदार्थ है, राइट। लेकिन उर्वरक जो है ये रासायनिक पदार्थ है, ये केमिकल्स हैं या रसायन है, राइट। और मैन्योर्स या खाद को तो खेतों में ही बना लेते हैं किसान, वही जो एनिमल डंग, एनिमल रेयरिंग भी करते हैं, तो जो डंग कलेक्ट होता है उससे, या जो कोई क्रॉप्स खराब हो गई, बचे कुचे उनके हिस्से हैं उनसे। सो ये खेतों में ही तैयार हो जाती हैं, खेतों में ही तैयार, और इनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। फिर प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, प्रिपेयर इन फील्ड्स, और इन्हें कहाँ तैयार किया जाता है? स्पेसिफिकली फैक्ट्रीज में। सो प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में तैयार, फैक्ट्रियों में तैयार, राइट। ओनली द की टर्म्स, एज यूजुअली आई यूज्ड टू से, कि ऐसा ही की पॉइंट्स में ही अपने आंसर लिखिए।
दूसरा, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, महंगी हैं, और ये चीप है, चीपर, या यूं कह सकते हैं कि सस्ती है। कंपैरेटिवली इनकी कॉस्ट कम है, लेस कॉस्ट मोर कॉस्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब अगर ये महंगी है, एक्सपेंसिव है, तो फिर फार्मर्स इन्हें क्यों यूज करते हैं? खाली मैन्योर से काम नहीं चल सकता कि हम खाद ही बनाए खेतों में और वही डाल दें। एक्चुअली मैन्योर जो है वो जनरली सारे न्यूट्रिएंट्स को, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये तो मेनली 3 हैं ही जो बहुत सारे प्लांट्स को यूज होता है, लेकिन और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। और ये मैन्योर्स जो होते हैं ये जनरली सारे मिनरल्स थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्लांट को दे देते हैं। जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक हैं, यानी कि पर्टिकुलरली ऐसे फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं जो सिर्फ ये 3 न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, या पर्टिकुलरली सिर्फ नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, पर्टिकुलरली सिर्फ पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं। सो दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, यानी कि अगर कोई क्रॉप ऐसी है, कोई फसल, कोई पौधा ऐसा है जिसे पर्टिकुलरली सिर्फ नाइट्रोजन और पोटेशियम चाहिए, तो फिर वैसा ही फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। फाइन। अब मैन्योर क्या है कि एक तरह से जैसे हम डेली अपनी लाइफ में अपना ध्यान रखते हैं, अब सर्दियां आ रही हैं तो हम क्या करते हैं कि अदरक ले लेते हैं, काली मिर्च लेते हैं, या अजवाइन, हींग, इस तरह की चीजें जो हम एज होम रेमेडीज यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी तबीयत ज्यादा खराब होती है तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक हो जाती है, एंड एट दैट टाइम वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा मेडिसिन। हमें स्पेसिफिकली अलग से, जैसे आयरन की अगर कमी हो रही है तो मुझे आयरन की टेबलेट्स लेनी पड़ेंगी, कैल्शियम कम हो रहा है तो कैल्शियम की लेनी पड़ेंगी। बट अदरवाइज अगर हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं, या जो हम अपनी डाइट ठीक लेते हैं, तो उनसे भी तो हमें आयरन, कैल्शियम और इस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। बट समटाइम्स वो पूरे नहीं पड़ रहे होते, दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर द बॉडी, तो हमें स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर चीज की दवाई अलग से लेनी पड़ती है। यही केस मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के साथ भी है कि इन जनरल सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, बट फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। सो ये क्या है? जनरल, या यहां लिखेंगे प्रोवाइड जनरल न्यूट्रिएंट्स इन ऑल, कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सब दे दिए जाते हैं। सो आपकी वर्कशीट में एक क्वेश्चन आज यही है कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में एक डिफरेंस लिखना है। सो आई हैव एक्सप्लेन 4 डिफरेंसेस टू यू। दूसरा है कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स प्लांट्स को जरूरत क्यों होती है, क्रॉप्स को इनकी जरूरत क्यों होती है? बिकॉज जैसा आपका टॉपिक है यही आंसर है, पोषकों की पुनः पूर्ति के लिए, टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, कि मिट्टी में, सॉइल में इन पोषकों न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाए, रिप्लेनिश हो जाए, ये इनकी भरपाई हो जाए, क्योंकि वो जो पहले वाले पौधे हैं वो ले चुके हैं, खाली कर चुके हैं सॉइल को। सो उसका क्वेश्चन का आंसर होगा टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, या पोषकों की पुनः पूर्ति के लिए। फाइन। और दूसरा है कि 3 मुख्य पोषकों के नाम, 3 मेन न्यूट्रिएंट्स के नाम, तो वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आज की वर्कशीट है। हम आज वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं 13। फाइन। सो इसमें 3 न्यूट्रिएंट्स के नाम एज अ फिल इन दी ब्लैंक पूछे गए हैं, तो उसमें ये तीनों न्यूट्रिएंट्स के नाम आएंगे। अब हम चलेंगे दूसरे वे की ओर, जिनसे कि इन पोषकों की पुनः पूर्ति होती है, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ये तो ऊपर से डाले जाते हैं, फार्मर्स डालते हैं। एक बायोलॉजिकल तरीका है, नेचर अपने आप ही उस तरीके को अडॉप्ट करती है, वो हम लोगों के या फार्मर्स के कंट्रोल में नहीं होता, एंड दैट इज, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड जो अभी हम करने जा रहे हैं सेकेंड वाला, सेकेंड वे न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का तरीका, सेकेंड वे है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये भी इसकी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आस्क्ड इन एग्जाम। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या हिंदी में हम इसे कहते हैं सहजीवी संबंध। होता क्या है कि जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि जो बेटा दालों वाले प्लांट्स होते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स, उनको ना नाइट्रोजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। फाइन। और दूसरी बात यह है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, बट उस 78% नाइट्रोजन को एयर से
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इनके स्टोमेटा से अंदर चली जाती है ना, पत्तियों के अंदर जो छेद होते हैं, होल्स होते हैं, बट ये नाइट्रोजन नहीं ले सकते। जो एयर वाली नाइट्रोजन है, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब दैट। इनको तो सॉयल में से लेनी है, पानी में घुली हुई, एंड दैट टू इन दी कंपाउंड फॉर्म, वो किसी और फॉर्म में होनी चाहिए। सो जो अभी हमने फर्टिलाइजर्स वाला टॉपिक किया है या मैन्योर वाला टॉपिक किया है, उसमें भी नाइट्रोजन डायरेक्ट फ्री नाइट्रोजन नहीं होती, वो कंपाउंड फॉर्म में होती है। फाइन। और वो हमारा एक मैन मेड तरीका है कि हम इंसान उसे ऊपर से डालते हैं मिट्टी में, बट ये बायोलॉजिकल तरीका है कि जो दालों वाले पौधे हैं जिनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट काफी होती है, उनकी रूट्स में इस तरह से राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया इनकी रूट्स में रहता है। अब राइजोबियम के पास क्लोरोफिल नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, प्रकाश संश्लेषण वो नहीं कर सकता, तो वो अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए इनकी जड़ों में रहता है। फाइन। लेकिन साथ ही साथ ये सिर्फ उनसे ये नहीं कि ले रहा है, बस ये उनको दे भी रहा है और ये उनकी हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है कि ये जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं मिट्टी में जो फर्टिलाइजर्स के थ्रू डाले जाते हैं, या एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करके टॉपिक आएगा आपका 8th क्लास में, कि हवा की जो नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट हो जाती है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, एक दूसरी फॉर्म में पानी में घुल सकती है, और ये वहां से ये उस फॉर्म में बदलने का काम करते हैं। जो हवा वाली नाइट्रोजन है उसे नाइट्रोजन की दूसरी फॉर्म में बदलने का काम करते हैं, सो दैट कि वो पानी में घुल जाए और फिर रूट्स उसे एब्जॉर्ब कर लें और स्टेम के थ्रू वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स को मिल जाए। तो सारे पार्ट्स को नाइट्रोजन इस तरह से ये दिलवाने में हेल्प करते हैं। सो इस तरह का जो संबंध है, रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसमें ये एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड सहजीवी संबंध। और यही आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें है कि सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं। और इसकी बिल्कुल डायरेक्ट डेफिनेशन दी हुई है, दो जीवों के मध्य संबंध, दो ऑर्गेनिजम्स के बिटवीन रिलेशनशिप, जिसमें दोनों जीव, दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो आवास यानी कि हैबिटेट, एक ही जगह पर रहते हैं और पोषण के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सो दो जीवों के बीच संबंध, the relationship between two organisms in which they share the same habitat, एक ही आवास को बांटते हैं और पोषकों को एक दूसरे के लिए उपलब्ध कराते हैं। जो पौधा है वो ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वो राइजोबियम को एज अ फूड दे देता है, और राइजोबियम इनको नाइट्रोजन का रूप बदल के देता है, सो दैट कि ये यूज कर सके। फाइन। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल आपकी वर्कशीट में काफी क्लियर और बहुत आसान शब्दों में दी हुई है, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम देयर। एंड इस वर्कशीट का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे रीडिंग करने के लिए, क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने के लिए रेफर कर सकते हैं। एंड दिस टॉपिक अगेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, so keep on revising, keep on learning, and goodbye.